मालती जोशी जी का एक और लघु उपन्यास है परिणय। तो आइए शुरू करते हैं लघु उपन्यास परिणय। लौटते हुए मेरी आंखों में सीमा का कमनीय सौंदर्य तैरता रहा। घर से चलते हुए निश्चय करके चली थी कि अगर लड़की जीतू के योग्य न हुई तो साफ मना कर दूंगी। भारी भरकम दहेज के लालच में लड़के की जिंदगी बर्बाद न होने दूंगी। पता नहीं क्यों मन में एक बात बैठ गई थी कि इतने बड़े लोग रिश्ता लेकर आए हैं तो लड़की जरूर ऐसी वैसी होगी। पर सीमा को देखा तो देखती रह गई। खिलता चंपई रंग, तीखे नैन नक्श, घनी केश राशि, सुडोल देह यष्टि, मीन मेघ निकालने की जरा सी भी तो गुंजाइश नहीं थी। लगता था जैसे मेरी कल्पना में रची बसी पुत्र वधू ही साक्षात उतर आई है। आनंद की तरंगों पर झूलते हुए मैंने कनखियों से अपने लाडले की ओर देखा। वह दत्तचित्त होकर गाड़ी चला रहा था। उसका मन कहीं रहा हो, पर नजरें इस समय सड़क पर केंद्रित थी। और ठीक तो है, एमजी रोड पर शाम के समय गाड़ी चलाना किसी नट के खेल से कम थोड़ी ही है। घर पहुंचते ही मैं उसे कुरेदना चाहती थी, पर उसने मौका ही नहीं दिया। हमें उतारकर सीधा डिस्पेंसरी चला गया। झुंझलाई सी मैं कुछ देर गुमसुम बैठी रही। फिर मैंने उसके पापा को ही जा पकड़ा। कहिए, लड़की पसंद आई? मुझसे क्या पूछती हो, अपने लड़के से पूछो। आप अपनी तो कहिए। भाई, लड़की तो A1 है, उसके बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती। बाकी अब उन्हें रिश्ता जच जाए तब है। अरे वाह, रिश्ता न जचा होता तो क्या वे 10 बार हमारे दरवाजे आते? कोई हम तो लड़की मांगने गए नहीं थे, मैंने तैश में कहा। सो तो ठीक है भाई। और वे चुप हो गए। समझ गई कि रामदास जी के वैभव की चकाचौंध से वे अब तक उबर नहीं पाए हैं। झूठ क्यों बोलूं? विस्मित तो मैं भी हुई थी। जो सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही पाया था, और जो था उसका प्रदर्शन करने की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की थी। विशाल कोठी, बाहर पंक्तिबद्ध खड़ी 3-3 गाड़ियां, जिनके सामने हमारी मॉरिस एकदम छकड़ा लग रही थी। कीमती सूटों से सजे हुए उनके तीनों लड़के, गहने कपड़ों से लदी हुई बहुएं, दामी कालीन, महंगा फर्नीचर, वर्दीधारी नौकर, शाही नाश्ता, हर एक चीज में प्रदर्शन था। हर बात में प्रभावित करने की कोशिश थी। चलने से पहले वे हमें अपना खूबसूरत लॉन और कलात्मक बगीचा दिखाते हुए काफी दूर तक ले गए, और फिर सहज भाव से एक खाली प्लॉट की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि यह उन्होंने लड़की के लिए रख छोड़ा है। लड़कों को उन्होंने शहर के संभ्रांत इलाकों से एक एक बंगला बनवा दिया है, क्योंकि वह जानते हैं कि देर सबेर सबको अलग होना ही है। लेकिन लड़की को वे अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहते हैं, इसलिए प्लॉट यहीं ले लिया है। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से यह सब बताया था, पर उनका उद्देश्य छिपा न रहा। उनकी संपन्नता पर, ऐश्वर्य पर विस्मय विमुग्ध होते हुए भी मेरे भीतर बैठी अभिमानिनी माँ मुझे बार बार जतला रही थी, देख तेरे बेटे के लिए कितने बड़े घर का रिश्ता आया है। और तब बेटे की योग्यता के सम्मुख सारा वैभव हे लगने लगा था। एक बात सोच लो, जीतू के पापा कह रहे थे, यह शादी हो गई तो जीतू अपने पास नहीं रह जा पाएगा, वहीं बंगला बनाकर रहना पड़ेगा। कोई जरूरी है? मैंने तुनक कर कहा। क्या उसके घर द्वार नहीं है जो ससुराल में बसने जाएगा? और मेरे ही क्या 10-5 लड़के हैं जो उसे भेज दूंगी? फिर वह प्लॉट पड़ा रहेगा, मैंने लापरवाही से कहा। न होगा तो एक नर्सिंग होम डाल लेंगे। नर्सिंग होम कम है इंदौर में? बच्चे के लिए तो कोई नहीं है, अपने तो बच्चों का ही बना लेंगे, जिसमें कोई स्पेशलाइज किया हो। और बातों ही बातों में मैंने एक तिमंजले नर्सिंग होम की रूपरेखा बना डाली।
नीचे आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर, बीच वाली मंजिल पर जनरल वार्ड और सबसे ऊपर स्पेशल कमरे। सामने खुली सी बालकनी। पूरा नक्शा मेरे मन में तैयार था। इंजीनियर होती तो कागज पर उतार कर ही दम लेती। प्रस्तावित नर्सिंग होम के लिए कोई अच्छा सा नाम सोच ही रही थी कि गाड़ी का परिचित हॉर्न सुनाई दिया। अपने लाडले से तो पूछ लो पहले, ये बोले। सपने बाद में बुनती रहना। अपने बचपने पर झेपती सी मैंने खाना लगाने के लिए उठ गई। खाने के समय मैं बराबर उसके चेहरे को देखकर टूहो लेती रही, पर उसने जरा भी हवा न लगने दी। आखिरकार मुझसे न रहा गया। इनके उठते ही मैंने पूछ लिया, क्यों रे, लड़की कैसी लगी? बिना देखे मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या मतलब? फिर सारी शाम तू क्या करता रहा? उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाता रहा। उनकी लंबी चौड़ी बातों से बोर होता रहा। ममा, सारी चमक दमक देखकर यही लगता रहा कि बेकार एमडी किया मैंने। बस पापा एक एजेंसी ले देते तो। बकवास बंद कर, पहले लड़की के बारे में बता। मम्मा, कहा तो मैंने तो उसे ठीक से देखा ही नहीं। अव्वल तो वह इतनी देर बाद कमरे में नमूदार हुई और फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर बैठ गई। न तो एक बार भी उसने ऊपर देखा, न मुंह से एक शब्द निकला। मेरे ख्याल में या तो वो भैंगी है या गूंगी है। चुप भी कर, जब देखो उल्टी सीधी बातें करेगा। लड़कियां क्या ऊंट की तरह मुंह उठाए सामने आती हैं? तो फिर देखने के लिए बुलाने का तात्पर्य क्या है? उसने जिद की। यह हिंदुस्तान है बेटे, इन्होंने एकाएक भीतर आते हुए कहा। शायद इतनी देर तक कान लगाए हमारी नोकझोंक सुन रहे थे। बोले, यह हिंदुस्तान है बेटे, भले घरों की लड़कियां यहाँ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ पापा। 2 साल अमेरिका में रहने से कोई अमेरिकन नहीं हो जाता। पर बात तो ऐसी कर रहा है जैसे वहीं पैदा हुआ हो। इनका स्वर कुछ सख्त हो गया था। जीतू ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, चुपचाप हाथ धोने चला गया और हाथ धोकर सीधा अपने कमरे में। शायद इस विषय पर अधिक बहस बढ़ाने का इच्छुक नहीं था। देखने दिखाने की प्रथा से वह हमेशा से ही चिढ़ा हुआ था। जया की शादी के समय भी उसने 2-4 बार हमारा विरोध किया था, पर वधू पक्ष की दुहाई देकर हमने उसका मुंह बंद कर दिया था। पर अपने लिए तो इस तरह के नाटक करने से उसने साफ मना कर दिया था। कहता, मामा, जिस दिन कोई लड़की मुझे भा जाएगी मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। पर उसकी यह बात तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण थी। आजकल लड़कियों का ठिकाना थोड़ी ही है। हर क्षेत्र में तो उनकी घुसपैठ है, पता नहीं कौन कब टकरा जाए। डॉक्टर के लिए तो यह खतरा कुछ ज्यादा ही है, जिसमें जीतू जैसा सुदर्शन व्यक्तित्व तो किसी हर कहीं प्रशंसक बटोर लेता है। इसलिए हम लोग बहुत व्यग्र थे। जीतू के डॉक्टर होते ही रिश्ते आने शुरू हो गए थे। पर अमेरिका से लौटने के बाद तो जैसे बाढ़ सी आ गई थी। क्योंकि जीतू डॉक्टर था, इकलौता था, फॉरेन रिटर्न था। गली में सही, पर अपना 2 मंजिला मकान था। पुरानी सही, पर घर में एक गाड़ी थी। पिता की अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। बिरादरी में ऐसे सर्वगुण संपन्न लड़के ही कितने थे। खाता पीता घर और डॉक्टरी पास वर्क। लोगों के मुंह में पानी ना आता तो आश्चर्य था। तभी तो रामदास जी जैसे प्रमुख व्यवसायी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी थी। बड़ी मुश्किल से जीतू साथ जाने के लिए राजी हुआ था। कह रहा था, पहले तुम देखाओ। पर लड़की वालों को बार बार परेशान करना हमें अच्छा नहीं लगा। जया के वक्त कुछ कड़वे मीठे अनुभव मन में अभी ताजे ही थे, इसलिए हम सब साथ ही वहां पहुंचे। रामदास जी ने इतनी आवभगत की, उनके परिवार ने इतना प्रेम टपकाया कि बार बार यही डर बना रहा कि लड़की अगर अच्छी ना हुई तो उन लोगों को किस तरह जवाब देंगे। वह बहुत देर बाद बाहर आई। उस समय हम लोग कॉफी पी रहे थे। अपनी दोनों भाभीियों के बीच चलती हुई वह कमरे में आई थी और एक अस्पष्ट सी नमस्ते के साथ सिर झुकाकर बैठ गई थी। उसकी विनम्रता पर मैं मुग्ध हो गई थी।
अंग्रेजी में एमए लड़की और इतनी सुशील। इतने लोगों के बीच उसका यह सहमा सिमटा रूप एकदम स्वाभाविक लग रहा था। तब यह बात मन में उठी ही नहीं कि इस तरह तो जीतू उसे बिल्कुल नहीं देख पाया होगा। वह भी तो बड़ी शालीन सी मुद्रा में बैठा हुआ था। सोच समझकर आखिर एक उपाय मैंने ढूंढ ही लिया। जया की सालगिरह के बहाने बहन भाइयों को एक दिन चाय पर आमंत्रित कर लिया। जया थी अपनी ससुराल में, इसलिए उपहार आदि को लेकर मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। 2 दिन तक मैं घर की सफाई में जुटी रही। फर्श धो पोंछ कर चमकाया गया, नई चादर बिछाई गई, सोफे के कुशन बदले गए, पर्दे धुलवाए गए और तो और ड्राइंग रूम के दरवाजों तक नए सिरे से पेंट कर डाले। नया सा एक कालीन लेकर वहां डाल दिया। फिर भी जैसे मन की तृप्ति नहीं हो रही थी। हर कोण से मैं वहां की सजावट को देखती और हर बार कुछ न कुछ सुधार कर देती। ये लोग बीच में टोक न देते तो शायद मेरा यह क्रम मेहमानों के आने वक्त तक चलता रहता। दोनों बाप बेटे हाथ बांधकर बैठे हुए थे और मेरी परेशानी का मजा ले रहे थे। जब 2-3 बार वॉल पीसेज और कैलेंडर्स बदल चुकी तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है एक बार डिस्टेम्पर हो जाता तो ठीक रहता। 5 बजने में तो अभी बहुत टाइम है, क्यों? इतना गुस्सा आया मुझे। एक तो खुद करेंगे नहीं और मेरा फूला हुआ चेहरा देखकर ही जीतू मेरे मूड को भाग गया और बोला, मम्मा क्यों बेकार ही परेशान हो रही हो? लाख कोशिश करें हम, यह घर कोठी तो बनने से रहा। उसे मत रोक जीतू, अपने होने वाली बहू से को इम्प्रेस करने की योजना है इसकी। एंड यू नो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कोठी ना सही, आउट हाउस तो लगेगा नहीं अगर। अरे आउट हाउस भी लग जाए तो गनीमत समझो, मैंने तो नक्कर कहा। जाने किस दरिद्र जगह में डाल दिया है सारा पैसा। कितना भी करो रौनक ही नहीं आती। गुस्से में ही सही, मैं अपने मन की बात कह गई थी। इतना लंबा चौड़ा मकान बनवा तो लिया, पर गली की वजह से उसकी सारी शान पर पानी सा फिर जाता है। रामदास जी के आउट हाउसेस सचमुच इससे अच्छा शो देते थे। उस दिन प्लॉट दिखाने ले गए थे, तब उन्होंने दिखाई थी छोटे छोटे घरों की वह लंबी कतार। उनकी संस्था के कर्मचारी उनमें रहते थे। खुली जगह में हरियाली के समुद्र के बीच वे छोटे छोटे दीपों की तरह से लग रहे थे। जीतू ठीक ही कहता है, बेकार मेहनत करने से क्या फायदा। उस वैभव से तो होड़ लेना ही असंभव है। ठीक 5 बजे वे लोग आए। छोटे वाली दोनों भाभियां, छोटा भाई और वह। मुझे अच्छा लगा। बहुत भीड़ होती तो वही उस दिन वाला किस्सा हो जाता। लगा कि लोग समझदार हैं। सीमा उस दिन की तरह गहनों से लदी नहीं थी। मेकअप भी बहुत हल्का था, इसलिए उसका सौंदर्य आज आंखों में चकाचौंध नहीं भर रहा था, बल्कि ठंडक दे रहा था। नींबू कलर की हल्के जरी के काम वाली शिफॉन उसके रंग के साथ एकाकार हो रही थी और देखने वालों की आंखों को बांध लेती थी। मेरी नौकरानी ने तो वही निर्णय सुना दिया, लांडी घनी सुंदर छे हो, कदे हमारी नजर ना लागी जाए। वे सभी लगभग समवयस्क ही थे। उन्हें ड्राइंग रूम में छोड़कर मैं रसोई में चली और देर तक नाश्ता लगाती रही। नाश्ते की तैयारी भी मैंने कल से शुरू कर दी थी और अपना सारा पाक कौशल दांव पर लगा दिया था। उन लोगों ने हर वस्तु के साथ न्याय किया और प्रशंसा के पुल बांध दिए। छोटी बहू ने 2-1 चीजों की विधि भी पूछी। अच्छा लगा। सीमा जरूर धीरे धीरे चुप सा खा रही थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अपने होने वाली ससुराल में कोई चबर चबर खा सकता है भला? खाने के बाद मैं महिलाओं को घर दिखाने में लग गई। उन दोनों बहुओं ने हर बात की प्रशंसा की, सजावट की, सामान की, कढ़ाई की, बुनाई की। सबसे अंत में मैं उन लोगों को किचन में ले गई, जो मेरा अभिमान बिंदु था। सफेद रंग में नहलाया हुआ, आधुनिक उपकरणों से सजा हुआ। अलमारी में झिलमिल करते स्टील के बर्तन,
चमकते पीतल के हिंडोलियम के डब्बे, जगमग करती क्रॉकरी, मचान पर एक सी झालर से सजी अचार मुरब्बे की बरनियां। जो भी देखता प्रशंसा करता। इन लोगों ने भी की, पर सीमा यहाँ भी चुपचाप बनी रही। इस बार मैं उतनी तटस्थ नहीं रह सकी। मन में कुछ चुभा जरूर। मुंह खोलकर तारीफ न करती, पर प्रशंसा की एक नजर तो डाल लेती। आखिर कल को यह गृहस्थी उसकी भी तो हो सकती है। उनके जाते ही मैंने पूछा, क्यों रे, आज तो ठीक से देख लिया ने? हाँ। अच्छी है। हाँ, बशर्ते बोलना जानती हो। क्या मतलब? मतलब यह है ममा, वह जरूर हकलाती होगी, नहीं तो 2 घंटे में क्या एक बार भी मुंह न खोलती। आश्चर्य में भरकर मैं उसे देखती ही रह गई। देखो, दो दो बार तो तुम लोग लड़की देख चुके हो, और तो और उसे घर भी बुला चुके हो। अब अगर मना कर दे हम लोग तो क्या शराफत होगी। बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाएंगे हम। इन्होंने सख्ती से कहा। और अगर वहीं से इनकार आ जाए तब? उस ओर से निश्चिंत रहो। उनके मन में जरा भी शंका होती तो वे लड़की को यहाँ नहीं भेजते। मैं तो सोचता हूँ वे तो अपनी ओर से सब तय मानकर ही चल रहे हैं। कैसे? याद नहीं, उस दिन जब हम लोगों को प्लॉट वगैरह दिखाने ले गए थे, तब रामदास जी के पुराने पार्टनर की लड़की मिल गई थी। तब उन्होंने जीतू का परिचय देते हुए कहा था, यह तुम्हारे जीजा जी हैं। अरे हाँ, और मुझे एकदम सारी बातें याद आ गई। उस दिन रामदास जी हमें अपना बगीचा दिखाते हुए दूर तक प्लॉट के पास ले गए थे, जो उन्होंने अपनी बिटिया के लिए रख छोड़ा है। हम लोग मुआयना कर ही रहे थे कि पीछे आउट हाउस की तरफ से एक लड़की साइकिल पर आती दिखाई दी थी। पास आते ही साइकिल से उतरकर उसने पहले रामदास जी को और फिर हम सबको सलज्ज स्वभाव से प्रणाम किया। लड़की बहुत सुंदर नहीं थी, वेशभूषा भी साधारण ही थी, पर कोठी के चमक-धमक भरे वातावरण के बाद उसका रूप ऐसे लगा जैसे बरसात के बाद धूप निकल आई हो। स्कूल जा रही हो बेटा? जी। माँ ठीक हैं? जी। रात कुछ बुखार हो गया था, अब ठीक हैं। बस, अब तो उन्हें ठीक होना ही है। यह तुम्हारे जीजा जी अमेरिका से डॉक्टरी पढ़कर आए हैं, सो किस लिए? रामदास ने कहा था। फिर जीतू की ओर देखकर बोले, बेटा जितेंद्र, यह एक ही साली है तुम्हारी, लेकिन 10 के बराबर है, बचकर रहना। उसने कनखियों से जीतू को देखा और शर्माकर मुस्कुरा दी। फिर धीरे से रामदास से बोली, ताऊ जी, मैं चलूं अब? हाँ बेटा, 10:30 हो रहे हैं, चलो, नहीं तो लेट हो जाओगी। उन्होंने प्यार से पीठ थपथपाकर उसे विदा किया। जाने से पहले उसने एक बार फिर हम सबको नमस्कार किया और साइकिल हाथ में लेकर चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद ही वह उस पर सवार हुई। उसकी विनम्रता पर मुग्ध हो गई मैं। पूछ ही लिया, कौन है यह? बड़ी प्यारी लड़की है। मेरे दोस्त की बेटी है। हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। क्लर्की की बंधी बंधाई आमदनी से तंग आकर दोनों ने साथ ही साथ यह बिजनेस शुरू किया था। तब कल्पना भी ना की थी कि यह इतना अच्छा चल निकलेगा। दुख यही होता है कि जब अच्छे दिन आने को हुए वह चल बसा। अरे, क्या डेथ हो गई? हाँ, एक स्कूटर एक्सीडेंट में वह और अनु से बड़ा लड़का दोनों जाते रहे। तब से माँ बेटी यहीं है। धंधे में जो शेयर था, उसके एवज में भाभी ने यह मकान मांग लिया है। उसी में रहती है। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। पिछले 2 सालों से बीमार चल रही है, इसलिए उन लोगों ने अब अनु को लगा दिया है। रिश्तेदार तो होंगे या कोई नहीं है? मैंने सहानुभूति से पूछा। हैं क्यों नहीं, पर बहन जी, रिश्ते अब सब पैसों से बंधे रहते हैं। शंभुनाथ की मृत्यु के बाद उसके पिताजी आकर बहू को पोती को लिवा ले गए थे, पर इंश्योरेंस के पैसे को लेकर मनमुटाव हो गया। उनकी इच्छा थी कि वह पैसा शंभू की बहन की शादी में लगा दिया जाए। आखिर भाई होता तो कुछ न कुछ देता ही। पर अनु की माँ राजी नहीं हुई, बोली, निपट कंगाल होकर मैं किसके सहारे दिन काटूंगी।
8-10 हज़ार की मामूली रकम थी, पर एक बेसहारा औरत के लिए तो वह संबल थी, सहारा थी। घर वालों से पैसे का तकाजा भी नहीं किया जा सकता था। कल को अनु की शादी में सब लोग अंगूठा दिखा देते तो? बस तब से यहीं आकर आ गई है तो लौट कर नहीं गई। उन लोगों ने भी कोई सुधि नहीं ली। स्वाभिमानिनी है कि उसके बाद से पीहर में भी पैर नहीं दिया। यहाँ भी हम लोगों के रहते वो नौकरी करे, अच्छा नहीं लगता, पर माँ बेटी दोनों बहुत आन वाली हैं। इसके बाद विषय बदल गया था। रामदास जी अपने व्यवसाय के फैलाव का वर्णन करने लगे थे। इसी कारण वे अपनी कुशाग्र बुद्धि बच्चों को सरकारी नौकरी में नहीं भेज सके थे। वैसे तीनों बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिए हुए थे। एक तो विदेश भी हो आया था। उस आकर्षक बातचीत के बीच अनु दब गई थी। आज उन्होंने एकाएक याद दिला दिया तो मुझे अपने आप पर ही रोष हो आया। मुझे पहले ही यह ख्याल क्यों ना आया। जीतू, हम लोग गलती कर गए, मैंने एकाएक कहा तो वह आंखों में प्रश्न भरकर मुझे देखने लगा। उस दिन हम लोग इतनी भीड़-भाड़ इकट्ठी न करके केवल अनु को बुला लेते तो ठीक था। कौन अनु? तुम्हारी इकलौती साली। सीमा के साथ वह आती तो वातावरण जरा खुल जाता। भाई का थोड़ा बहुत मिजाज लिहाज करना ही पड़ता है। अनु रहती तो सीमा थोड़ी सहज हो जाती। मम्मा, क्या दुनिया में और लड़कियां नहीं हैं? आखिर आप उसी के लिए इतनी व्यग्र क्यों हैं? मना नहीं कर पाएंगे जीतू हम। पापा को यह रिश्ता बहुत भा गया है। पापा को भा गया है वह प्लॉट और दहेज की संभावित राशि। और लड़की, वह भी तो बुरी नहीं है। अच्छा सच बता, क्या तुझे पसंद नहीं है? उसने उत्तर नहीं दिया, केवल मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सीमा का नाम साफ पढ़ा जा सकता था। उस दिन मैं और जीतू पिक्चर देखकर लौट रहे थे। वैसे मैटनी में अक्सर चली जाती हूँ, पर बहुत दिनों बाद गाइड देखने का सुयोग बना। उसका लोभ मैं सहन न कर सकी। पिक्चर समाप्त हुई और जैसा कि तय था, हॉल से बाहर निकलते ही मेरे सर में दर्द होने लगा। जीतू, गाड़ी रोक तो। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर नजर आते ही मैंने कहा, क्यों? दवा लेनी है। घर में दो दो डॉक्टर हैं, पर तुम्हें केमिस्ट के यहाँ गए बिना चैन नहीं आता, उसने गाड़ी रोकते हुए कहा। घर में डॉक्टर हैं, इसीलिए तो मुसीबत है। कोई अपने मन की दवा ले ही नहीं सकता। इससे रिएक्शन आता है, इससे हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, और भी न जाने क्या क्या। भुनभुनाती हुई मैं उतर गई पड़ी। वह भी पीछे पीछे चला आया। शायद देखना चाहता था कि मैं कौन सी गोलियां ले रही हूँ। हम लोग स्टोर में घुसे ही थे कि आवाज आई, जीजा जी नमस्ते। चौंक कर देखा, बड़े बड़े नीले फूलों वाला गुलाबी सलवार सूट पहने एक प्यारी सी शौक सी लड़की जीतू से नमस्ते कर रही है। आप? मैंने ठीक से पहचाना नहीं, जीतू ने हकलाते हुए कहा। अरे, इतनी जल्दी भूल गए? श्रीमान जी, मैं अनु हूँ। ओह, एकदम जैसे जीतू को सब कुछ याद आ गया। अपनी इकलौती साली को इतना जल्दी भूल गए? फिर मेडिकल की पढ़ाई आपने कैसे पूरी की होगी? हमने तो सुना है आप बड़े स्कॉलर हैं। मेडिकल कॉलेज में फैंसी ड्रेस थोड़ी ही सिखाया जाता है। उस दिन तो आप सफ़ेद सी साड़ी वाड़ी पहनकर बड़ी सोबर सी लग रही थी। उस दिन स्कूल जा रही थी ना, वहाँ तो भाई सोबर बनकर ही जाना पड़ता है। तो पढ़ाती भी हैं? हे भगवान, इस देश का क्या होने वाला है। जीतू भी अब मूड में आ गया था। देश की चिंता मत कीजिए जीजा जी, जो बच्चे आपके इलाज से बच जाएंगे वे ही मेरे स्कूल में आएंगे। मैं काउंटर पर खड़ी खड़ी उस नोक-झोंक का मजा ले रही थी। जब बिल चुकाकर लौटने लगी, तब अनु ने मुझे देखा। नमस्ते आंटी, उसने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा और पास आकर खड़ी हो गई। कैसी हो बेटे? माँ कैसी हैं? मैंने औपचारिकता निभाई। माँ का तो आंटी चलता ही रहता है, उन्हीं की दवाइयाँ तो लेने आई हूँ, उसने कंधे पर लटका बैग खोलकर दिखाते हुए कहा। चलो तुम्हें घर छोड़ दें? मैंने दुकान से बाहर निकलते हुए कहा। ना आंटी, मेरे पास तो अपना लोहा रथ है। पर यह बताइए आप लोग घर कब आ रहे हैं?
उस दिन ताऊजी कह रहे थे कि जीजा जी एक दिन माँ को देखने जरूर आएंगे। मैंने जीतू की ओर देखा, कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अनु जी आपके घर हम आएंगे जरूर, पर एक शर्त है। फरमाइए। कुछ देर वह पशोपेश में चुप रहा, फिर बोला, मम्मा तुम चलकर बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आया। बच्चे इस तरह लिहाज करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वैसे शर्त क्या मुझसे छिपी हुई थी? सीमा को भी उसके साथ अनु के यहाँ बुलवाने की बात होगी, और क्या। 5-6 दिन बाद एक दोपहर का खाना खाते हुए उसने पूछा, मम्मा शाम का कोई कार्यक्रम तो नहीं है? नहीं तो? क्यों? अनु के यहाँ चलना है। मैं चलकर क्या करूँगी रे? यूं ही तुम लोगों को असुविधा होगी। हम लोगों से मतलब यही कि सीमा भी आएगी ना वहाँ। नहीं, उसके साथ सुबह इंदौर कॉफी में डोसा खा चुका हूँ। यही तय हुआ था, उसने रूखे रूखे अंदाज में कहा था। मैंने गौर से देखा, उसका चेहरा भी बुझा बुझा सा था। शाम को कुछ यूं ही मूड में हम लोग रवाना हुए। अपनी कार हम लोगों ने जानबूझकर छोड़ दी थी। हमने स्कूटर ले लिया था, जो बाहर बाहर चलता हुआ ठीक उस घर के सामने जाकर रुका था। वह प्रतीक्षा में द्वार पर खड़ी थी। हमें देखते ही उसकी आंखें प्रसन्नता में चमक उठी। पहले कमरे में ही अनु की माँ का बिस्तर लगा हुआ था। उम्र पता नहीं क्या रही होगी, पर जीवन संघर्षों और बीमारियों ने उस औरत को बुरी तरह से थका दिया था। कुछ औपचारिक चर्चाओं के बाद जीतू बोला, मम्मा आप लोग थोड़ी देर गपशप करो, तब तक मैं इन्हें देख लेता हूँ। अनु मुझे भीतर लिवा ले गई। 2 ही तो कमरे थे, बीच में आंगन और उस पर रसोई। उसने बताया कि बाहर के कमरे में रहने से माँ को अकेलापन नहीं सताता। दरवाज़ा भी पलंग पर बैठे बैठे खोल लेती हैं। सुबह शाम कोठी से कोई नौकरानी आकर चौका बर्तन सफाई कर जाती है, पर बाकी समय तो उन्हें अकेले ही रहना पड़ता है। आंगन में उसने कई गमले लगा रखे थे। मैं मूढ़े पर बैठे बैठे उन खूबसूरत फूलों को देखती रही, और कुछ ही क्षणों में जीतू आ गया। हाथ धुलवाए कि जीतू ने कहा। वही जामुन के थाले में अनु हाथ धुलवाने लगी। कैसी है माँ? अनु ने अधीरता से पूछा। वह चुपचाप हाथ धोता रहा, बेमतलब देर लगाता रहा। माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? उसने दोबारा पूछा। इस बार उसकी आवाज़ कांप रही थी। अनु जी, हमने तो आपका वादा पूरा कर दिया, पर आपकी बात तो अधूरी रह गई। तो इसका हम क्या करें? शर्त तो सिर्फ दीदी को ले आने भर की थी। अब वह बुत बनी बैठी रही तो हम क्या करें? हाँ, आप कर ही क्या सकती हैं? 1 कप चाय तो पिला सकती हैं ना? ओह श्योर। एकाएक उसका चेहरा खिल उठा। माँ के बारे में पूछते हुए 2 आंसू बरबस गालों पर लुढ़क गए थे। वे अब धूप के में ओसकन की तरह चमकने लगे थे। आप थोड़ी देर माँ के पास बैठिए आंटी, मैं चाय लेकर अभी आई। हम दोनों फिर से बाहर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक गुमसुम बैठने के बाद जीतू ने कहा, चाची जी यहाँ आसपास आपके कोई रिश्तेदार नहीं है? है क्यों नहीं बेटा, पर अपना कहलाने लायक कोई नहीं है। 4-4 चाचा हैं अनु के, पर पिछले 10 साल से किसी ने एक बार भी इधर आकर रुख नहीं किया है। अनु के मामा तो होंगे, एक हैं, और उनका अपना ही परिवार इतना बड़ा है, फिर परिस्थिति भी साधारण है। उन पर बोझ बनने की अपेक्षा अपनी ही कमाई खाना अच्छा लगा। अब तक तो ईश्वर ने आन निभा दी थी, अब 2 साल से लड़की खट रही है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा? कुछ नहीं, ऐसे ही। आप बीमार चल रही हैं। अनु नौकरी करती है, कोई जिम्मेदार आदमी पास रहे तो ठीक रहता है। मुझे मालूम है बेटे, दिन पर दिन मैं खींचती जा रही हूँ। जिंदगी में मुझे कोई मोह नहीं रहा, पर मुझे इतना जिला लो कि अनु को अपने हाथों विदा कर सकूं। कहते हुए माँ का स्वर कातर हुआ आया था। आप तो पता नहीं क्या सोच बैठी। उसके पूछने का मतलब यह नहीं था, मैंने ढांढस बंधाते हुए कहा। अभी तो आपको बहुत जीना है, अनु के बच्चे खिलाना है। शादी तो हो जाए पहले। शादी की चिंता क्यों करती हैं आप? लड़की तो हीरा है, मैंने कहा।
उससे क्या होता है बहन जी, कोरी लड़की कौन ब्याहता है आजकल। सच है, भगवान लड़की दे तो तिजोरी भर धन भी दे, नहीं तो व्यर्थ है सब, उन्होंने ऊंसास लेकर कहा। उसी समय अनु ने हाथ में ट्रे लेकर प्रवेश किया। माँ ने अपनी रामायण शुरू कर दी ना। उसने नाश्ता लगाते हुए कहा, इसीलिए तो सब यहाँ आने से घबराते हैं। आंटी बेचारी पहली बार आई हैं, उन्हें भी बोर कर दिया तुमने। माँ बेचारी खिसियाकर चुप हो गई। उस उनका मन रखने के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए था, पर समय पर कुछ सूझ ही नहीं पड़ा। उधर चाय नाश्ते का दौर शुरू हो गया था। थोड़े समय में लड़की ने कॉफी कुछ तैयार कर ली थी, पर मुझसे कुछ खाया नहीं गया। बीमार के कमरे में एक अजीब सी गंध बसी रहती है। डॉक्टर की पत्नी होने के बावजूद मैं उसकी अभ्यस्त नहीं हो पाई हूँ। हम लोग उठने लगे तो अनु की माँ ने अनु से जीतू का टीका करने को कहा और उसके हाथ में 21 रुपए रखे। वह एकदम तमतमा गया। बोला, आप क्या मुझे फीस दे रही हैं? मैं तो घर का आदमी बनकर यहाँ आया था, डॉक्टर बनकर नहीं। अनु की माँ ने दोनों हाथ माथे से छुआते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, फीस नहीं है बेटे, तुम्हारी फीस देने की सामर्थ्य नहीं है मेरी। इस घर के दामाद हो तुम। अनु और सीमा में मैंने कभी फर्क नहीं किया। तुम घर के बड़े दामाद, पहली बार घर आए हो, खाली हाथ कैसे जाने दूं? चाहिए तो था हम बहन जी का भी कुछ सत्कार करते, पर उतनी सामर्थ्य ही कहाँ है। बस हाथ भर जोड़ लेते हैं। इतना कहते हुए भी वो हाँफ गई थी। शगुन के रुपए हैं, ले लो बेटा, मैंने जीतू की जेब में जबरदस्ती वे नोट ठूसते हुए कहा। मैंने देखा अनु की माँ की आंखें तरह हो आई हैं। जीतू ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, पर वह गुमसुम हो गया था। सड़क तक हमें छोड़ने आई अनु ने भी इसे लक्ष्य किया। बोली, जीजा जी प्लीज माँ की बातों का बुरा न मानिएगा। कभी कभी वह बेहद भावुक हो जाती हैं। उनकी तबीयत को देखकर हर बात मान लेती हूँ मैं। आप भी। नहीं अनु, मैंने किसी भी बात का बुरा नहीं माना, जीतू ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। माँ लोगों की बातों का कोई बुरा मानता है भला? अनु तो आश्वस्त होकर घर लौट गई, पर जीतू सारे रास्ते वैसे ही चुप चुप रहा। मैंने समझाया भी, इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। कल को तेरी शादी होगी तो मैं अनु को 20 की जगह 120 की साड़ी पहना दूंगी। पर आज अगर रुपये लौटा दिए जाते तो दोनों माँ बेटी यही समझती कि उनकी परिस्थिति का मखौल उड़ाया जा रहा है। पर वह उसी तरह गंभीर बना रहा। रात अचानक मेरे मन में एक बात कौंधी और मुझे उसके उखड़े मूड का कारण समझ में आ गया। बत्ती बुझाकर सो चुके थे हम लोग, फिर भी मैं धीरे से उठ आई और जीतू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला ही था और वह रोज की तरह बेड लैंप जलाए पड़ रहा था। मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठा और बोला, क्या बात है मम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके स्वर में घबराहट थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है रे, पास पड़े स्टूल पर बैठते हुए मैंने कहा। पर मुझे एक बात बता, क्या सचमुच सीमा ने आज तुझसे बात नहीं की? क्यों नहीं? कम से कम इतना तो साबित हो ही गया कि वह गूंगी नहीं है और हकलाती भी नहीं है। मजाक रहने दे, मुझे ठीक से बता। अगर सचमुच उसका व्यवहार ऐसा ही रुका रहा है तो मैं इनसे कल ही कह दूंगी। ऐसी घमंडी लड़की मेरे घर में नहीं चलेगी। जीतू ने कोई उत्तर नहीं दिया, वैसे ही मुंह लटकाकर बैठा रहा। और इस जरा सी बात के लिए तू क्यों मन खराब कर रहा है? दुनिया में क्या और लड़कियां नहीं हैं? मम्मा, अगर मैं उदास हूँ तो सीमा के लिए नहीं, सारी शाम मैं सिर्फ अनु की माँ के लिए सोचता रहा हूँ। क्यों? उनकी हालत बहुत खराब है मम्मा। हार्ट एकदम डैमेज्ड है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। पैरालिसिस का एक अटैक उन्हें हो चुका है, दूसरा किसी भी समय हो सकता है और वह इतना आसान नहीं होगा। पैरालिसिस? पर उनकी उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं लगती। उम्र से क्या होता है, ब्लड प्रेशर तो है, डायबिटीज तो है, शुगर का परसेंटेज कितना हाई जा रहा है। उनका चार्ट देखती तो तुम्हें गश आ जाता। कोई जिम्मेदार आदमी घर में होता तो मैं स्थिति की गंभीरता से उसे परिचित कराता, पर ले देकर वह एक ही लड़की है घर में।
उससे कोई क्या कहे कैसे कहे, सच ही तो कह रहा था वह।